देखा था दो चीज़ें, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। इन दोनों को देखा था, इन दोनों के डिफरेंसेस भी किए थे और इनका प्रोसेस वगैरह सब देखा था। लेजिस्लेचर में क्या प्रोसेस होगा, इनका स्पेशल प्रोसीजर अलग है। जनरल प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी अपन ने देखा था कोई नॉर्मल बिल पे। फिर अपन ने जॉइंट सिटिंग भी देख ली थी, है ना, जो कि मनी बिल पे नहीं हो सकती। अब अपन देखेंगे आगे चल के, अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो अपन देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या प्रोसीजर रहता है। ये अपन अभी चालू करेंगे। ये अपना आता है आर्टिकल 112 से, जो बात करता है अपने बजट की। कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अपन लोग आम भाषा में बजट बोलते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें क्या है, जो क्लॉज 1 बताता है अपन को कि एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पेश करेंगे बिल को, स्टेटमेंट को, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। पर इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें ना, एक एस्टिमेट होगा। एस्टिमेट मतलब रफली बताया जाएगा कि कितना कितना खर्चा आ सकता है। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकर करने रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सबको पता ही होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके जो 31 मार्च को ख़त्म होता है वो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस ईयर की हर ईयर की शुरुआत से पहले प्रेसिडेंट साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे दोनों हाउसेस के सामने, जिसमें रफ एस्टिमेट बताया जाएगा कि कितना कितना खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकर करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बताया गया है क्लॉज 1 के अंदर। फिर ये जो एस्टिमेट्स बताए जाएंगे इनको दो टुकड़ों में बेसिकली बांटना है, ऐसा क्लॉज 2 बताता है अपन को। दो कैटेगरीज में बांटना है, सच है ना, 2 कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या क्या है? तो 2 कैटेगरीज है, अपन बैरक से देखते हैं। शैल बी शोन सेपरेटली, क्लॉज 2 में लिखा क्या क्या है। पहली कैटेगरी है ऐसा अमाउंट, ऐसी जो भी अमाउंट रहेंगे जो ऐसे खर्चे के लिए है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऐसे खर्चे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होंगे, ऐसा एक कैटेगरी होगी। ये एक फर्स्ट कैटेगरी हो गई ना। और सेकंड कैटेगरी क्या होगी? बाकी के अदर, जो भी बाकी के बचे हुए खर्चे होंगे उनको सेकंड कैटेगरी में डाला गया है। तो क्लॉज 2 दो डिस्टिंक्शन बताता है। फिर यहाँ पे अपन ने देखा कि जो भी खर्चे कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि कंसोलिडेटेड इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होने, तो वो कौन से खर्चे होंगे, वो खर्चे यहाँ पे बताए गए हैं थर्ड क्लॉज में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के खर्चे यहाँ पे बताए गए हैं। एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये सब इंक्लूडेड होंगे। क्या क्या है? एम्यूलेमेंट्स, अलाउंसेस किसके? प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। सैलरी अलाउंसेस होंगे जो कि चेयरमैन के, डेप्यूटी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में। तो ये पूरा हो गया डिसाइडिंग ऑफिसर्स, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के डिसाइडिंग ऑफिसर्स की सैलरीज अलाउंसेस सब हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई भी डेट है, कोई भी किराया उनको चुकाना है ना, इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो होता ही, उसमें जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, कोई भी फंड के चार्जेस हैं, कोई भी अदर खर्चे हैं डेट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो सब भी इसी में आएंगे, है ना, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर एक ग्रुप बनाया गया है किसके लिए? सैलरीज अलाउंसेस और पेंशन्स, किनकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, फेडरल कोर्ट के जजेस के लिए पेंशन जो भी रहेंगी, और हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए या पेंशन्स। ठीक है, इसमें ही फिर अलग से बताया है
सैलरी अलाउंसेस पेंशंस किनकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। इंडिया पर ने अभी देखा नहीं है, पर इनके लिए आर्टिकल्स 148 से 151 में प्रोविजंस दिए गए हैं, इनको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर अगर कोई जजमेंट आई है, कोई भी डिक्री पास हुई है, कोई भी अवार्ड दिया गया है किसी भी कोर्ट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिसके लिए खर्चा करना पड़ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, उसके लिए जो भी सम रिक्वायर होगा वो सब भी चार्ज अपॉन होगा इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। ये सब क्लॉज 3 बता रहा है अपन को। ये तो पूरा डिटेल में बता दिया कि ये चीज़ें होंगी। फिर एक रेसिड्यूरी क्लॉज दे दिया जी। इसमें क्या बोल दिया, कोई भी अदर एक्सपेंडिचर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया गया है या फिर पार्लियामेंट ने चार्ज किया गया है, पार्लियामेंट ने बाय लॉ बना के चार्ज किया गया है उसके ऊपर, तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रेजिड्यूरी है, पार्लियामेंट को पावर है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं और प्रोविजन में कहीं पे मेंशन हो सकता है तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है इसको। ठीक है। तो इनने बता दिया कि ये दोनों होंगे और इनको पेश किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर इनका प्रोसेस क्या होगा पैसे निकालने का, अपन ने स्टेटमेंट में बता तो दिया कि हमारा इतना इतना खर्चा हो सकता है हर फाइनेंशियल ईयर में, ये 112 में बता दिया गया। तो इसको पेश किया है लेजिस्लेचर के सामने, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने, तो कुछ प्रोसेस तो होगा, कोई पॉइंट तो होगा उसको वहाँ पेश करने का, तो उसके प्रोसीजर है अपन को बताया गया है आर्टिकल 113 के अंदर। यहाँ पे एस्टिमेट्स को लेके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स बताए जाएंगे उनको लेके प्रोसीजर बताया गया है। तो इसके क्लॉज 1 बताता है अपन को। क्लॉज 1 का अगर अपन लैंग्वेज देखें तो so much of the estimates as related to expenditure charged upon the consolidated fund of India। मतलब किसकी बात कर रहा है ये आर्टिकल 112 के जो अपन सेकंड क्लॉज का क्लॉज ए देखे थे कि 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, और जो थर्ड क्लॉज में भी इसी के बताया गया है कि क्या क्या चार्ज हो सकता है, उनसे रिलेटेड प्रोसीजर अपन को इसमें बताया है क्लॉज 1 के अंदर आर्टिकल 113 के। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो उसको वोट के लिए पार्लियामेंट के सामने सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है। उस पर वोटिंग नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ डिक्लेयर किया गया है, नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। वोट नहीं दे सकते। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना, बट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग द डिस्कशन इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी ऑफ दिस एस्टिमेट्स। ठीक है। वोट नहीं दे सकते, पर आप डिस्कशन कर सकते हो, डिस्कशन पे कोई रोक नहीं लगेगी, बस आप वोट नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पे 112 का जो सेकंड क्लॉज का पहली कैटेगरी थी उन पर आप वोट नहीं कर सकते, तो सेकंड कैटेगरी का क्या होगा, अदर एक्सपेंडिचर्स की जो अपन ने बात की थी उसके लिए अपने पास सेकंड क्लॉज है। यहाँ पे अपन को बताया है अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए जो भी होंगे, ठीक है ना, उनको कैसे पेश किया जाएगा, उनको एक डिमांड की तरह पेश किया जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें और ये भी सिर्फ भेजा जाएगा हाउस ऑफ द पीपल के सामने। ठीक है। उनसे अपन ग्रांट्स मांगेंगे अदर एक्सपेंडिचर के लिए, आपको उन हाउस ऑफ पीपल से ग्रांट मांगना पड़ेगा। और यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल के पास 3 पावर होंगी, या तो उनसे जो भी ग्रांट मांगा जा रहा है उसको या तो वो असेंट कर दे, या फिर वो असेंट देने से मना कर दे, रिफ्यूज टू असेंट। ठीक है ना। 2 चीज़ें हो गई। या फिर कोई भी अगर जो डिमांड आ रही है उसमें जो भी अमाउंट मांगा जा रहा है उसको रिड्यूस करके एक्सेप्ट कर ले, रिड्यूस एंड एक्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ने 1 लाख रुपए मांगे, तो उनने बोला कि नहीं हम कम करके 50 देंगे, और 50 को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल के पास ये पावर होगी। ठीक है ना। उसके जैसे ग्रांट की तरह उनको भेजना है और फिर हाउस ऑफ पीपल डिसाइड करेगा कि क्या करना है। पर ये जो भी ग्रांट मांगा जाएगा इस क्लॉज के अंदर, जो भी ग्रांट्स मांगे जा रहे हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे मांगे जा सकते हैं, उसके बिना नहीं मांगे जा सकते। ये अपन ने हर जगह देखा है, मनी बिल में, मनी बिल में देख लिया कि आप बिना रिकमेंडेशन के, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं जा सकते, फाइनेंशियल बिल में देख लिया कि आप नहीं जा सकते, और अब यहाँ पे जो अदर एक्सपेंडिचर का ग्रांट्स मांगे जा रहे हैं हाउस ऑफ पीपल के द्वारा, हाउस ऑफ पीपल से, उनके सामने भी आप बिना रिकमेंडेशन के नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। फिर आते अपन आर्टिकल 1114 पे।
अब आते हैं अपन आर्टिकल 114 पे, जहाँ पे बात करते हैं अप्रोप्रिएट करने की, किसकी, बिल्स की। इसमें बताया गया कि पैसा कैसे निकाला जा सकता है। पहले आपने ग्रांट ले लिया हाउस ऑफ पीपल से, उनने हाँ बोल दिया, मान लो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले बताता है, इसका अपन सबसे पहले देखेंगे क्लॉज 3, जो कि बताता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, CFI लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भी होगा, उससे अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली वन वे। क्या है? उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना पड़ेगा। एक तरीका है सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का, अप्रोप्रिएशन एक्ट, जो कि आर्टिकल 114 में ही अपन को बताया गया कैसे करते हैं, कैसे पास होगा। बट इसके लिए भी थोड़े एक्सेप्शंस हैं, ये भी सब्जेक्ट टू रहेंगे, मतलब इन पे दूसरे आर्टिकल्स का भी अपन को साथ साथ देखते चलना पड़ेगा। वो है आर्टिकल 115 और 116, इसके थोड़े से एक्सेप्शन से अपना आगे देखेंगे। फिर आते हैं अपन क्लॉज 1 से चालू करते हैं, आर्टिकल 114 के क्लॉज 1 से। अब अपन समझते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो क्लॉज 1 बताता है अपन को कि जब कोई भी ग्रांट जो है हाउस ऑफ पीपल के द्वारा पास हो गया है ना, हमने कर दिया है, तो फिर एक बिल इंट्रोड्यूस होगा। कहाँ पे होगा? ये भी हाउस ऑफ पीपल में ही इंट्रोड्यूस होगा। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल करके पास होगा। ये तभी होगा जब ग्रांट पास हुआ है, ग्रांट को एक्सेप्ट किया गया। अगर ग्रांट को रिफ्यूज किया गया है तो ये तो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसमें बताया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल में पूरा लेआउट किया जाएगा, इसमें पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि अपन को कितना पैसा विड्रॉ करना है, निकालना है, मनी रिक्वायर्ड टू मीट, किसमें से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ठीक ना। तो इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा कि ग्रांट्स क्या इंक्लूडेड है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक ना। टू मीट क्या है कि ग्रांट्स जो भी पास होंगे हाउस ऑफ पीपल से, है ना, वो इंक्लूड होगा। और इसमें वो भी इंक्लूडेड होगा जो CFI पे चार्ज हो रहा है। ये अपन ने देखा था CFI पे जो चार्ज हो रहा है, मतलब जिन पे वोट पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, इसमें ग्रांट लेने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन बिल में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि आपको कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट, है ना। अपन ने ये भी देखा था कि जो CFI से पैसा निकलता है वो सैलरीज अलाउंसेज में जाता है, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की, वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जजेस की। तो अपन ने उनके प्रोविजंस में देखा था कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता बाद में उनकी ड्यूटी के दौरान, तो वो भी है इसमें। तो इसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे, ग्रांट्स और जो भी चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। पर इन ये जो अप्रोप्रिएशन बिल रहेगा, इसमें ये पूरा लेआउट करेंगे मनी, पर ये जो मनी रहेगा ये एक्सीड नहीं कर सकता। किससे एक्सीड नहीं कर सकता? ये जो ग्रांट मांगा गया है, ये जो ये जो स्टेटमेंट पेश किया गया है ना यहाँ पे, बजट जिसको अपन बोलते हैं, बजट से एक्सीड नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सीड बजट। तो आपको उन जो बजट पेश रहेगा उसके लिमिटेशन के अंदर आपको पूरा काम करना रहेगा। फिर ये अप्रोप्रिएशन बिल पेश हो जाएगा, हाउस ऑफ पीपल वहाँ पे पास होगा, ये सब चीज़ों के साथ साथ। फिर क्या होगा? फिर अपन क्लॉज 2 देखेंगे इसका। तो इसमें बताया कि बिल तो पेश हो सकता है ग्रांट होने के बाद, पर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स भी नहीं हो सकते। कैसे अमेंडमेंट्स? ऐसे अमेंडमेंट्स जिनकी वजह से जो अमाउंट है वो चेंज हो जाए, है ना। या तो अमाउंट चेंज हो जाए, या फिर जहाँ पैसा जाना है, कहीं पैसा कहीं से निकल रहा है तो कहीं भेजने के लिए निकाल रहे होंगे, तो आप जो डेस्टिनेशन है वो भी चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। और एक और चीज़ आप नहीं कर सकते कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज है
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आप इसको भी वेरी नहीं कर सकते, है ना। ये 3 चीज़ें आप ऐसे कुछ भी अमेंडमेंट्स आप नहीं ला सकते, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। ये सब होने के बाद नॉर्मल बिल की तरह ये पास हो जाएगा, तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। और अप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाएगा तो अपने क्लॉज 3 में देखा था कि पैसा निकालने के लिए आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट होना ज़रूरी है, जॉइंट फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो, ठीक है। फिर अगर अपन देखेंगे, जब अपन ने यहाँ पे क्लॉज 3 ही देखा था कि इसके बिना आप नहीं निकाल सकते, पर इसके आपको दूसरे आर्टिकल्स भी ध्यान रखने होते हैं, वो है आर्टिकल 115 और 116। तो ये सब क्या कहते हैं, ये क्या बता रहे हैं अपन को, ये अपन को ये पूरे प्रोसीजर्स को थोड़ा सा अवॉइड करने का तरीका बता रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। आर्टिकल अपन 115 देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर क्लॉज 1 देखें तो इसमें बताया है कि अगर आपने कोई अमाउंट यहाँ पे दिया था स्टेटमेंट में या फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट में, दोनों में से कोई भी मनी आपको ऑथराइज हो चुका है, बट वो जो पैसा आपको ऑथराइज हो रहा है वो इनसफिशिएंट है, मतलब आपको और पैसे की ज़रूरत है, या फिर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस आ गए हैं अलग तरह के उसी से रिलेटेड, है ना। पर ये एडिशनल जो होता है ये सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर अगले में चला जाएगा तो अगले का अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा तो वो उसमें पास ऑन हो जाएगा। तो ये सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री खर्चा बढ़ गया है, या फिर जितना आपको ऑथराइज हुआ था, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑथराइज हुआ होगा, उससे ज़्यादा एक्सीड होके अमाउंट हो चुका ऑलरेडी, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट स्पेंट हो चुका है। इन 3 केसेस में इनसफिशिएंट, एडिशनल या सप्लीमेंट्री कोई भी खर्चा आ रहा है सेम फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आपको जितना ऑथराइज था आपने उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब अनदर स्टेटमेंट रखेंगे, मतलब उसमें पूरा ले डाउन करेंगे कि ये खर्चे और आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने पास, तो उनको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश कर देंगे, ठीक है। पेश कर दिए, फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा जो अपन ने यहाँ पे देखा कि 112 वाला लगेगा, कि वो कहाँ गया, 112 वाला लगेगा, स्टेटमेंट पेश करना है उनको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। फिर 113 में जो भी एप्लीकेशन है वो लगेंगी, एस्टिमेट बताए जाएंगे, है ना। और 114 भी लगेगा कि आपको एक्ट पास करना है, एक्ट पास करने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, है ना। ये एक तरीका है एडिशनल मनी निकालने के लिए, बिना एक्ट के पास करे भी आप निकाल सकते हैं, उसका तरीका आपने को बताया है आर्टिकल 116 में। इसमें क्या बताया है, क्लॉज 1 देखें तो यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल की, जिसको अपन लोकसभा बोलते हैं, उनकी थोड़ी पावर्स बताई गई है। कैसे, यहाँ पे ये लोग ग्रांट इन एडवांस कर सकते हैं, मतलब जो प्रोसीजर अपन ने ऊपर देखा 113 और 114 में, ग्रांट पहले आपको ग्रांट पेश करना है, वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा, या फिर अप्रोप्रिएशन बिल में पेंडिंग है किसी हाउस से पास होना, उसके बीच में कोई भी ग्रांट ये लोग पास कर सकते हैं, खुद को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर एडवांस में दे दिए, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई अचानक से, तो उस केसेस में भी दे सकते हैं, ग्रांट्स ये लोग पेश कर सकते हैं उसके लिए। फिर जो करंट फाइनेंशियल सर्विस रहेगी, इन लोग की फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होगा, उसके लिए एक एक्सेप्शनल ग्रांट भी दे सकते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं इंक्लूडेड नहीं था बट ज़रूरत पड़ गई उसकी, वो एक्सेप्शनल लेवल का है, तो उनके लिए भी वो लोग ग्रांट पेश कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के पास पावर होगी इन सब चीज़ों के लिए, पार्लियामेंट ऐसे पेमेंट्स को ऑथराइज कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इन किसी भी केसेस में जो भी अमाउंट उनको लगेगा सही, ये हाउस ऑफ पीपल्स की पावर रहेगी, मतलब ये राज्यसभा के पास पावर नहीं रहेगी वाली, है ना, ठीक है। जो ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है सेकेंड वाला जो है अपना, वो इस तरह की डिमांड रहेगी कि उनको अपन नॉर्मल पेपर पे, मतलब जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपना बजट होता है
उसमें अपन उसकी पूरी डिटेल डाल ही नहीं सकते, वो इस लेवल का खर्चा है या फिर इस तरह का खर्चा है वो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ऑथराइज कर देगा, पर ये सब होगा अप्रोप्रिएशन एक्ट आने से पहले। जो अपन ने पहले 114 के क्लॉज 3 में देखा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट वो सब्जेक्ट टू रहेगा इसी के 1116 के ही। तो पार्लियामेंट ऑथराइज कर दिया, पर इसके बाद ये मतलब नहीं हो जाएगा कि आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं करना है। आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट उसके बाद भी पास करना है, ये अपन को क्लॉज 2 बताता है। ठीक है, कि इस सिनेरियो में, ये पूरे सिनेरियो जो 116 में है, इसमें भी 113 एंड 114 इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे कोई और दूसरा एक्ट भी पास हो सकता है इसको इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसे बिना उसके थोड़ी कर पाएगा कुछ ना। तो उसको ऑथराइज करने के लिए भी बाद में आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट इनके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन आते हैं एक और चीज़ पे। अब अपन थोड़ा आगे आते हैं आर्टिकल 119 पे। यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स पे, भाई अपन पूरे फाइनेंशियल मैटर्स देख रहे थे, बजट देख लिया, फिर पैसा कैसे निकाला जाएगा, कैसे खर्चे होंगे, वो सब देख लिया। तो इन्हीं से रिलेटेड जो फाइनेंशियल बिजनेस होगा पार्लियामेंट के अंदर, उनका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिली है किस चीज़ की, मतलब पार्लियामेंट का डिस्क्रेशन है, वो अपना लॉ बना के कर सकता है टाइमली कंप्लीशन के लिए। टाइमली कंप्लीशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल बिजनेस। तो कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है पार्लियामेंट का, जैसे यही पैसे निकालने का काम है, उसको अगर देरी ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको जल्द से जल्द कराने के लिए रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर को अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई भी रेगुलेशन कोई भी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो सकता है। ठीक है, ये होगी पावर। ये अपन ने जब 118 देखा था, जिसमें अपन को जनरल प्रोसीजर का वो बताया था, जनरल प्रोसीजर बताया था, जिसमें हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास खुद की पावर होगी खुद को रेगुलेट करने की, है ना। ये बहुत जनरल सेंस में। तो इसी को थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाते हुए फाइनेंशियल मैटर्स में उनको फ्रीडम दी गई है कि फाइनेंस के लिए वो लोग थोड़ा अलग से बना पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से दो तरह के प्रोसीजर बन जाएंगे, एक प्रोसीजर इसमें बन जाएगा और एक प्रोसीजर इसमें बन जाएगा। तो अगर दोनों के दोनों इनकंसिस्टेंट हो गए आपस में, तो कौन सा फॉलो होगा, क्योंकि दोनों बनाया तो इन्हीं लोगों ने है ना। हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट खुद से बनाता है अपना अपना, और यहाँ पे पार्लियामेंट दोनों के लिए बना रहा है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो इसमें जो होगा, अगर ये इनकंसिस्टेंट है फाइनेंस मैटर में, तो ये वाला प्रिवेल कर जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, शैल प्रिवेल। Provision of any law so made is inconsistent with any rule made by House of Parliament under clause 1 या clause 2। तो यहाँ पे clause 1 या clause 2 में जो भी बनेंगे प्रोविजन, उन सब से 119 प्रिवेल कर जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है ना, सिंपल है। फिर आते हैं अपन आगे, आर्टिकल 120 में बताया गया है कि लैंग्वेज क्या यूज़ होगी, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में लैंग्वेज क्या यूज़ होगी। तो क्लॉज 1 कहता है कि क्लॉज 1 की शुरुआत ही होती है नॉट विथ स्टैंडिंग से। इसमें देख लेते हैं हम, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17। 17 क्या बात करता है, उसमें पूरा लैंग्वेजेस का बताया गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का बताया गया है। बट तो उसमें जो पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो भी दिया है, उसको अपन भूल जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल 120 प्रिवेल करेगा, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348। 348 क्या बताता है
कि जो बिल्स एक्ट्स रहेंगे, बिल्स रहेंगे, उनकी लैंग्वेजेस क्या होगी, ये 348 बताता है। तो उसका ध्यान अपन को रखना पड़ेगा। 17 अपन इग्नोर करेंगे पूरी तरह से, बट इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस कंडक्ट होगा वो हिंदी या इंग्लिश में होगा। तो जनरल रूल इज हिंदी या इंग्लिश में होगा, बट पार्लियामेंट लॉ बना के इसको चेंज कर सकती है। ठीक है। बट अगर कोई इंसान है जिसको हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, तब क्या होगा? तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, चेयरमैन होगा राज्यसभा का, स्पीकर होगा हाउस ऑफ पीपल का, या फिर कोई भी पर्सन उनकी जगह एक्ट कर रहा है, ये अपन ने पूरे देखे थे प्रोविजन। तो अगर किसी को हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपनी मदर टंग यूज़ कर सकता है, बट उनकी परमिशन लगेगी। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी परमिशन लगेगी। कंडीशन क्या है? उसको हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं आनी चाहिए। ठीक। फिर ये कमेंसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, क्लॉज 2 है, देख ही लेते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, जब तक लॉ बना के चेंज नहीं कर सकते, तो 15 साल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से 15 साल के अंदर अंदर, 15 साल के बाद से ऐसा पढ़ा जाएगा कि ये जो वर्ड है और इन इंग्लिश, ये ख़त्म हो गए, ये ओमिट हो गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इन हिंदी इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। ये कमेंसमेंट से रिलेटेड क्लॉज डाला हुआ है। फिर अपन ने बहुत सारी पावर्स देख ली पार्लियामेंट के पास कि क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट के अंदर। अब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। बेसिकली एक ही रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किसी भी जज के कंडक्ट को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। पर वो जज कौन से होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज। अगर वो जो कंडक्ट हो रहा है वो डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ में है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज कोई भी अपनी ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उन पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है, ये तो जनरल रूल हो गया। इसकी एक एक्सेप्शन इसी के अंदर दी हुई है, क्या, कि जब उनका रिमूवल प्रोसेस चालू है, रिमूवल प्रोसेस अगर चालू है तो उनकी जो कंडक्ट है वो तो डिस्कस करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए उसको एक्सेप्शन में डाला गया है, पर जनरल सेंस में वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर सेम बात, मतलब इसी की ठीक उल्टी बात इसमें आर्टिकल 122 में बताई गई है कि कोर्ट्स नहीं इंक्वायर करेंगे कि प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की क्या चल रहा है। ठीक है। तो पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा, कि वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कोई भी इरेगुलरिटी आ रही है प्रोसीजर को लेके। ठीक है ना। ये क्लॉज 1 अपन को बता रहा है। फिर अगर कोई भी ऑफिसर है या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको अपन एमपी बोलते हैं, उनमें अगर पावर दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर ऐसे ही जो प्रोसीजर रेगुलेट करने की, तो बेसिकली ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं जनरल सेंस में देखें तो, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है वो रेगुलेट करने की पूरे प्रोसीजर को पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है ना। तो उनका है रेगुलेट करना, या फिर जो कंडक्ट हो रहा है बिजनेस उसको देखना, या फिर जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करना पार्लियामेंट के अंदर। तो उनके किसी भी एक्शन को या फिर उनने जो भी पावर ये दी गई है उनको, उसको कैसे एक्सरसाइज किया गया है, इसको भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा। तो पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई है उनको अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आज के लिए बस इतना ही।